अब लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कल हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ बातें सोचने लायक थी कि धनावेश और ऋणावेश अगर दोनों साथ साथ रहते हैं तो फिर एक दूसरे को वो निराशित क्यों नहीं कर देते और सदा के लिए वो आवेश समाप्त क्यों नहीं हो जाते। तो इसका समाधान करने के लिए फिर रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अपना एक प्रयोग किया और उसके आधार पे अपना खुद का एक नया परमाणु मॉडल दिया। तो लेते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं प्रयोग। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली झिल्ली ली या पन्नी ली, एक सोने की पतली पन्नी ली, इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा, जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा एक वृत्ताकार पर्दा लगाया, वृत्ताकार पर्दा लगाया और ये जिंक सल्फाइड के लिए वृत्ताकार पर्दा इसलिए लगाया कि इसके बाद वो अल्फा कणों का प्रहार करेगा इन पर, और अल्फा कण किस रास्ते से होकर आ रहे हैं वो जैसे ही उसके चारों ओर टकराएंगे, जिंक सल्फाइड के लेप चढ़े पर्दे के उस पर टकराएंगे सतह पर, तो चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। तो उसको पता चलता रहेगा कि किसके दिशा में वो अल्फा कण गए हैं। तो जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाया, वृत्ताकार पर्दा लगाया। अब सोने की पन्नी पर सोने की झिल्ली या सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का अल्फा कणों इसको अल्फा कणों की झिल्ली है, अल्फा कणों की बौछार की अल्फा कण एक तरह के धनावेशित कण होते हैं, हीलियम के नाभिक हैं ये। तो अल्फा कणों की बौछार की और अल्फा कण पन्नी से टकराकर या पन्नी से निकलकर जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चिंगारियां उत्पन्न करते हैं। जिससे उनके जाने के मार्ग का पता चलता है। अच्छा, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, जिनका द्रव्यमान 4u व आवेश
2 प्लस होता है। इस तरह से अब उसने ये तो प्रयोग कर लिया। अब प्रयोग में उसने क्या क्या घटनाएं देखी, अगला बिंदु देंगे प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण। प्राप्त प्रेक्षण यानी प्रयोग में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या घटनाएं देखी, प्रेक्षण क्या दिए। तो 3 बातें देखी। नंबर 1, अधिकांश एल्फा कण पन्नी को पार करके निकल गई। एक घटना ये देखी। नंबर 2, कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री के कोण से, कुछ डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गए। और तीसरी घटना क्या देखी। नंबर 3, लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो वापस आ गया, अर्थात 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गया। यानी कण गया और फिर उधर ही वापस आ गया। देखो क्या प्रयोग की, जिसने प्रयोग को देखते चित्र द्वारा परमाणु को देखो इस तरह देखते हैं। ये परमाणु है, इस तरह के परमाणु है ये, और ये बीच में इनमें नाभिक थे जिनका बाद में पता चला। अब मान लीजिए ये एल्फा कण आ रहे हैं, सीधे पार निकल गए। ये जैसे मान लीजिए इसके पास से आया है तो इस तरह से विक्षेपित हो गया। और जैसे मान लीजिए ये पार निकल गए, ये पार निकल गए, और जो कण नाभिक की सीध में आ गया वो वापस उधर ही आ गया। इसी तरह से ये कण इस तरह विक्षेपित हो गए। नाभिक वाला जो कण था ये वापस उधर आ गया। तो इस तरह से ये सोने के परमाणु है, मान लीजिए बड़े आकार में दिखा दिया, और बीच में इनके नाभिक है, तो एल्फा कण इस तरह से इनको पार करके निकल गए। तो 3 बातें से नोट करी। उसके बाद में ये तो थे प्रेक्षण। अब अगली बात आती है, अब देखो प्रयोग करने के बाद में उसने क्या निष्कर्ष निकाले, प्रेक्षण ले लिए। अब निष्कर्ष क्या निकालता है रदरफोर्ड कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, रिक्त होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, तभी तो वो एल्फा कण उसमें से पार होकर निकल गए। अगर ठोस भाग होता परमाणु तो उसमें से एल्फा कण पार होकर नहीं जा पाते, और वो एल्फा कण सारे के सारे पार निकल गए। इसका मतलब परमाणु अधिकांशतः खोखला गोला होता है। और दूसरा बिंदु इन्होंने दूसरे क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश का क्षेत्रफल कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री से विक्षेपित हो गए। तो एल्फा कण विक्षेपित क्यों होते हैं? क्योंकि एल्फा कण के ऊपर धनावेश होता है, 2 धनावेश होता है, एक एल्फा कण के ऊपर 2 धनावेश होता है, और इधर प्रोटॉन पे भी एक प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो मान लीजिए वो एल्फा कण प्रोटॉन के पास से गुजर रहा है, तो दोनों समान आवेश हैं, इसलिए
एल्फा कण प्रतिकर्षित होगा और कुछ डिग्री के कोण से वो विक्षेपित होकर चला जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का जो धनावेश है वो एक छोटे भाग में होना चाहिए। और तीसरा बिंदु, परमाणु का धनावेश बहुत ही कम क्षेत्र में एक सूक्ष्म रूप में होना चाहिए, क्योंकि 20,000 कणों में से एक ही कण वापस आता है या वापस आया, एक ही कण। अब 20,000 कणों में एक कण वापस, कौन सा कण आया वापस, कि जो एल्फा कण बिल्कुल नाभिक की सीध में जा रहा था, नाभिक के बिल्कुल सीधो सीध जा रहा था, तो नाभिक से प्रतिकर्षित होकर के, क्योंकि नाभिक में धनावेश है, तो प्रतिकर्षित होकर के वो वापस आ गया लौट करके, इस तरह गया और वापस उसी दिशा में आ गया। इसका मतलब 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गया। तो यानी 20,000 कणों में से एक कण में लगभग ऐसा हुआ। तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, जिसको नाभिक नाम दिया गया बाद में, तो धनावेश होता है वो बहुत ही सूक्ष्म जगह में होना चाहिए। यहां तक कि इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि जैसे कोई खेल का कोई मैदान हो, क्रिकेट के खेल का, फुटबॉल के खेल का कोई मैदान हो, और उस मैदान के बीच में एक छोटी सी मक्खी बैठी हो, तो बताइए उस मैदान की तुलना में उस मक्खी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसी तरह अगर मान लीजिए मैदान को हम परमाणु मान लें और मक्खी को नाभिक मान लें, धनावेश मान लें, तो परमाणु के अंदर धनावेश इतने छोटे से भाग में स्थित होता है और उसकी सीध में जो एल्फा कण गया वो प्रतिकर्षित होकर वापस ही आ गया। इस तरह से ये तो इसने निष्कर्ष निकाल लिए। अब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल क्या दिया, मॉडल में क्या बातें बताई, तो देखो परमाणु मॉडल की बिंदु, परमाणु अधिकांश से खोखला है तथा उसका सारा धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक नाम दिया गया कि परमाणु खोखला है, ये तय हो गया, और उसके केंद्रीय भाग को इसने नाभिक कहा जहां पर उसका धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं भाई, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण, वो तो केंद्र में पाए जाते हैं और एक जगह होते हैं और सूक्ष्म भाग में हैं। लेकिन दूसरे कण जो खोज निकाले गए थे इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर होंगे, तो नंबर 2, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर अपने जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। मान लीजिए सूर्य को तो नाभिक मान लें और पृथ्वी को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, तो इस तरह से वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू हो रहा है जो सौर परिवार में लागू हो रहा है ना, कि जो अपने सूर्य होता है उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी तरह से नाभिक को सूर्य मान ले और इलेक्ट्रॉन को ग्रह मान ले, तो उसके नाभिक के चारों ओर परमाणु वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। और नाभिक, लास्ट में बताया कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही कम होता है, कि परमाणु का आकार को अगर देखें तो उसकी तुलना में नाभिक का आकार बहुत कम होगा। अब कमियां क्या रहेगी, इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, तो ये कमी लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या रही, कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चक्कर लगाता है तब उसकी ऊर्जा कम होती जानी चाहिए
इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए तथा परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए। तो ये बात थी कि जैसे मान लीजिए आवेश युक्त जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चक्कर में लगाएगा, उसकी ऊर्जा घटती जाएगी। कोई भी चीज गति कर रही है तो उसकी ऊर्जा घट जानी चाहिए। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये नाभिक है और इस तरह से ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस तरह से सर्कलाकार गति करता हुआ और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर गिर जाना चाहिए और परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु स्थायी होता है। तो ये बात इससे सिद्ध नहीं हो पाई और यहां पर आकर के ये परमाणु मॉडल में इसकी में कुछ कमियां पाई गई।